चलो ये स्टार्ट करें ना। देखिए लास्ट क्लास में न्यूक्लियर फोर्स की बात की थी, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स दो तरह का होता है, एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक। न्यूक्लियर फोर्स की उस प्रॉपर्टी में पहली चीज मैंने बताई थी, ये कैसा होता है, शॉर्ट रेंज। कैसा होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है। और दूसरी बात बताई थी, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो 2 मिनट के लिए रिवाइज कर देता हूँ, फिर उसी के आगे पढ़ाता हूँ। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो चार्ज पे इंडिपेंडेंट, चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता। उसके लिए ये बात बताई थी, फोर्स न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें रहती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहती है। तो चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो, और चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, सेम लगता है। समझ आ रही है ना बात? इसी से पता चलता है कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। और तीसरी बात बताई थी इसकी एक और, कि अगर नेट फोर्स की बात करें, इस पे बात करें नेट फोर्स से, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो नेट फोर्स होता है वो कम होता है। वो क्या होता है? कम होता है। किससे? नेट फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच और नेट फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच। समझ आ रही ना बात? ये बात है, क्लियर रहेगा। अब कुछ बातें ऐसी है, एक और प्रॉपर्टी होती है, एक वर्ड कल एक क्वेश्चन में दिखा था कि न्यूक्लियर फोर्स सेचुरेशन फोर्स भी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेचुरेशन फोर्स। कल एक क्वेश्चन के ऑप्शन में था, ठीक है। तो अभी उस चीज को जब पढ़ा दूंगा तो मैं, आप उस क्वेश्चन को देखिएगा, उस ऑप्शन में है, ठीक है। उसकी मीनिंग क्या होती है अभी मैं आपको समझा दूंगा। अब आज की क्लास शुरू करते हैं इसी के आगे, ठीक है। और एक चीज और बताया था, एक प्रॉपर्टी और, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। इस ग्राफ को देखिएगा और यहां से समझिएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और इधर जो है क्या कहते हैं, आर है, ठीक है। आर क्या है? आर फेम्टोमीटर में। इसमें फेम्टोमीटर में। समझ आ रही है ना बात? ये किसमें? फेम्टोमीटर में। तो जब दो न्यूक्लियॉन के बीच, जैसे ये दो न्यूक्लियॉन है, कोई भी प्रोटॉन प्रोटॉन हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकता है, ये दोनों न्यूक्लियॉन है, और इसके बीच की दूरी क्या है? आर है। तो ये वो आर है ना। और जब दो न्यूक्लियॉन रखे होंगे तो इसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका एक रफ ग्राफ बनाया गया। क्या बनाया गया? रफ ग्राफ। इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये रफ ग्राफ, और ये ग्राफ भी ऐसे दिया हुआ है, ये इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक। ऐसे ग्राफ बनता है। समझ आ रही ना बात? इस तरह का बनता है ग्राफ। ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? दो न्यूक्लियॉन के बीच की पोजीशन है ना, और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। तो इस तरह से जब बनता है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी इधर कैसी होगी? ऊपर प्लस है तो नीचे क्या होगी? माइनस होगी। तो ये माइनस पोटेंशियल एनर्जी है। और इस वक्त ये वाली जो रेडियस होती है, वो पोजीशन होती है, ये 0.8 फर्मी के बराबर होती है, या 0.8 फेम्टोमीटर के बराबर होती है। समझ आ रही ना बात? ध्यान से सुनना। अलग अलग पोजीशन पे हमने पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया, और ये रफ ग्राफ है, इसको समझिएगा, इस पे क्वेश्चन हो सकता है। तो ये कितना फेम्टोमीटर है पोजीशन दो न्यूक्लियन के बीच में? 0.8। अगर 0.8 से ज्यादा होती है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर 0.8 से ज्यादा होती है तो स्लोप ऐसा होगा ना, और स्लोप ऐसा होगा। अच्छा, स्लोप ग्राफ किसके बीच में है? यू और आर के। तो यू और आर के बीच में अगर ग्राफ होता है तो डी यू बाई क्या कहलाएगा? डी आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डी यू बाई डी आर। अच्छा, जब स्लोप ऐसा होता है तो कैसा होता है? प्लस,
और जब स्लोप ऐसा होता है तो कैसा होता है, माइनस। तो ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, ऐसे है ना, तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा एक चीज मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी में बताया था, फोर्स जो होता है वो माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर होता है। फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर होता है। तो फोर्स अगर माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर होता है तो यहां से एक बात समझ में आती है, डी यू बाई डी आर कैसा है, पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव। फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव मतलब होता है अट्रैक्टिव। कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। अच्छा इधर स्लोप कैसा होगा, इधर कैसा होगा, डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो फोर्स कैसा हो जाएगा, वो डी आर। फोर्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, रिपल्सिव। कैसा है, रिपल्सिव। तो एक जनरल मतलब रफ टाइप की रेंज मिल गई। अगर दो न्यूक्लियंस के बीच की दूरी 0.8 से क्या है, कम है, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ क्या होता है, रिपल्शन। और 0.8 से क्या है, ज्यादा है, तो उस वक्त क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां पे क्या है, फोर्स जीरो है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, स्टेबल। क्या कहलाती है, स्टेबल। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। तो इसको कर लीजिए, इस ग्राफ को, इस पे क्वेश्चन हो सकता है। और एक बात बताऊं, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलाम फोर्स जो था, कूलाम फोर्स, उसका फार्मूला होता था, क्या होता था, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला था ना। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। समझ पा रहे हो ना, न्यूक्लियर फोर्स के लिए इस तरह से, तो मतलब अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो न्यूक्लियर फोर्स में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। समझ आ रही ना बात। तो एक क्वेश्चन पहले उस पर निपटा देते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, पहला ही ट्रू है, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये बात सही है। दे आर इक्वल इन स्ट्रेंथ टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बात गलत है। ये न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। दे ओबे इनवर्स लॉ, इनवर्स ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें। और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी कोई रूल नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला बात। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा। इसको लिख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है? विपिन हो गया। चलिए अगला देखिएगा, ये थोड़ा सा अगला जो क्वेश्चन है, अभी मैं इसको लास्ट में, ये वाला देखिए, इसी के जैसा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 या 23 में। इसी के जैसा क्वेश्चन था एकदम। क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा है, किसमें कन्वर्ट करना है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो मास दिया हुआ है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है, कौन सा होगा, चेक कर लेते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। मास दिया हुआ है, मास 1 माइक्रोग्राम है ना, तो 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। और ग्राम है, ग्राम को किस में बदलना पड़ेगा, केजी में। तो केजी में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 10⁻³ से ना। ग्राम किस में बदल जाएगा, केजी में। इनटू स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸। इसकी पावर कितना हो जाएगा, 2। इसको सॉल्व करिए, कौन सा आएगा, है सी वाला। 8⁻16 हो जाएगा, 2 है। तो कौन सा सही होगा,
हाँ 16 माइनस 9 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। कौन सा सही होगा? हाँ सी। 16 पावर होगी, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 और 3 का स्क्वायर 9। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। क्लियर रहेगा? अब यहां से एक कैलकुलेशन मैं सिखाता हूं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के इसी पे बेस्ड है ये कैलकुलेशन, आगे चल के हमारी कैलकुलेशन में काम आएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं हमारे पास 1 AMU का मास हो। कितने का मास हो? 1 AMU। क्योंकि आपको बताया था 1 AMU क्या होता है, जब न्यूक्लियस फॉर्म हो जाए, न्यूक्लियस बन जाए, तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो एवरेज मास होता है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास होता है, उसे क्या बोलते हैं? 1 AMU। अगर 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो कितना एनर्जी के बराबर होगा? तो E इज इक्वल टू क्या होता है? MC स्क्वायर ना। अब आप देखिएगा कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, और ज्यादातर हमारा आंसर जो एनर्जी का इस चैप्टर में होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। किसमें होता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए अभी देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मास कितना है? 1 AMU। मास कितना है? 1 AMU। और 1 AMU केजी में कितने के बराबर होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 होता है ना। और स्पीड ऑफ लाइट कितने के बराबर होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, एनर्जी आएगी। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर कितना? 16। कितना आ जाएगी? और ये आंसर किस में होगा? जूल में, क्योंकि हमने मास किस में रखा है? केजी में, और स्पीड ऑफ लाइट किस में रखी? मीटर पर सेकंड में। तो आंसर किस में आएगा? जूल में। तो एक AMU इतनी एनर्जी रखता है, लेकिन हमारे ज्यादातर क्वेश्चन जूल में नहीं होते, किस में होते हैं? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम कोशिश करते हैं इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने की। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर। इतने के बराबर होता है। तो एक काम करते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगा मतलब कितना आ जाएगा? 10 की पावर 6 प्लस 6 आ जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? माइनस 13 जूल। कितना हो जाएगा? माइनस 13 जूल। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया ना। अब हमें पता है 1 जूल को अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। कितना होता है? अगर जूल को किस में करना है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये चीज किस में आ जाएगी? डिवाइड में। हाँ सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13। क्लियर रहेगा ना। जब जूल को किस में कन्वर्ट करना है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो ये जूल में है ना आंसर। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक मिनट सुनो, अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड कर दोगे? 1.66 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा? 16 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? कितने से डिवाइड कर दोगे जूल को? मेग 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 से ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। इतना आएगा। समझ आ रही है ना बात? कितना आएगा? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे पता चलता है अगर 1 जूल एनर्जी, वो क्या कहते हैं, 1 AMU मास हो, क्या हो? 1 AMU मास हो, और वो पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाए? एनर्जी में। तो वो जो एनर्जी होगी वो कितने के बराबर होगी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मिनट, एक आइडिया लगाइएगा रफ, यहां से अप्रॉक्स थोड़ा सा सोचिएगा। ये मैंने आपको 1 AMU को कन्वर्ट करके दिखाया है। अच्छा, एक प्रोटॉन का मास क्या होता है? एक प्रोटॉन का मास 1 AMU से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इससे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आएगी। नहीं समझ आई?
1 AMU कितने के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27। और वो 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.672। तो थोड़े सा तो ज्यादा होता है। क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा ज्यादा होता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा होगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। समझ आ रही ना बात? तो 1 AMU मास अगर पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जो एनर्जी होगी वो कितने के बराबर होगी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक चीज और आप समझिएगा, एक चीज यहां से इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे गलती ना होने पाए। अगर आपको कई जगहों पे जो क्वेश्चन में यूज होगा वो इस तरह से नहीं, मैं आपको बताऊं कैसे होगा। E इज इक्वल टू क्या होगा? MC स्क्वायर ना। E इज इक्वल टू क्या होता है? MC स्क्वायर। एनर्जी जब मास कितने के बराबर है? 1 AMU। मास कितने के बराबर है? 1 AMU और इनटू क्या हो जाएगा? C स्क्वायर। तो एनर्जी कितना निकलती है? 931.5 ना। और यूनिट क्या होगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। तो यहां से 1 AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? C स्क्वायर। तो आप एक चीज आप समझिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई C स्क्वायर किसकी यूनिट है? मास की। समझ आ रहे ना? किसकी यूनिट है? मास की। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, ये वाली यूनिट हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं। कैलकुलेशन में इस वाली यूनिट का यूज करने, मास की जगह पे हम कितना रखेंगे? है मास की जगह पे अगर 1 AMU हमें पुट करना हुआ तो मास की जगह पे हम कितना रखेंगे? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर। तो इससे क्या कहते हैं, इससे एक आइडिया लगता है कि 1 AMU मास जो होता है इतने मास के बराबर होता है। इतने मास के बराबर, तो इतने मास के बराबर होता है। अगर इंटू C स्क्वायर हो जाए तो एनर्जी निकल आएगी कि नहीं? इंटू C स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाएगी? एनर्जी निकल। तो इससे पता चलता है यहां पे C स्क्वायर खाली हटा दूं तो क्या हो जाएगा? एनर्जी। और C स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? मास। समझ आए? तो ये यूनिट हमारे लिए कैलकुलेशन में आसानी पैदा कर देती। समझ आ रही ना? इसलिए ये दोनों याद रखिएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर किसकी यूनिट है? मास की। कर लीजिए इसको फटाफट। हो जाएगा। एक मास को मैंने कन्वर्ट करके दिखाया है एनर्जी में, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। पिछला क्वेश्चन भी इसी पे था, ठीक है। और ये आगे के टॉपिक्स में काम भी आना है, ठीक। चलिए, ये चीज मैंने पढ़ाया मास डिफेक्ट कैलकुलेट। अब कहाँ तक हमें पहुंचना है? बाइंडिंग एनर्जी तक। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ लें? मास इफेक्ट, मास डिफेक्ट। मास इफेक्ट नहीं, मास डिफेक्ट। हेडिंग डालिएगा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट क्या होता है? देखिएगा, नॉर्मली न्यूक्लियस कैसे होते हैं? न्यूक्लियॉन्स आइसोलेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये क्या चीजें हैं? न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स ना। अब इसके बाद क्या होता है? ये कंबाइंड होकर के क्या फॉर्म कर देते हैं? न्यूक्लियस। ऐसे कंबाइंड हो जाएगा, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब है, ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस फॉर्म कर देगा। ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियॉन्स क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बना दे, न्यूक्लियस, ठीक। ये न्यूक्लियस बन जाएगा। अभी ये कैसे थे? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब सेपरेट थे। अब क्या हो गए? न्यूक्लियस बन गए। तो ये पाया गया इनका जो ओवरऑल मास था, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो था ना, और ये क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस। और ये मास ऑफ क्या होगा? न्यूक्लियॉन्स होंगे।
तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस जो टोटल है, मान लेते हैं ऐसे आपको समझाने के लिए 10 केजी है। कितना है? 10 केजी। और जब न्यूक्लियस का निकाला गया, ये समझाने के लिए खाली यूज कर रहा हूं, जब न्यूक्लियस का निकाला गया इन्हीं से बना हुआ है, तो पता चला 8 ही केजी है। कितना है? 8 केजी। तो 2 केजी कहां गया? 2 केजी किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। 2 केजी किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। तो ये जो मास में कमी आई है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? एनर्जी में। तो पहले मास पता कर लें, फिर मास को सी स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई। सी स्क्वायर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो एनर्जी निकल आएगी। इसी को क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। समझ आ रहा है? क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट क्या होता है? मास ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियस, आइसोलेटेड न्यूक्लियस माइनस किसका मास? मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस ना, मास ऑफ क्या? मास ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। कभी कभी इसको थ्योरेटिकल मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल मास। थ्योरेटिकल मास मतलब आइसोलेटेड न्यूक्लियस का मास। और ये वाला क्या होता है? प्रैक्टिकल मास होता है, जो सच में होता है, रियल मास है कि नहीं, न्यूक्लियस का। तो यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसको कैसे लिखोगे? ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, तो इसका मास लिखना है। तो पहले क्या लिखोगे? मास ऑफ वन प्रोटॉन, मास ऑफ वन प्रोटॉन। ऐसे नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैसे जानते हो? जेड से। किससे जानते हो? जेड से। प्लस मास ऑफ क्या? एक न्यूट्रॉन, मास ऑफ एक न्यूट्रॉन। ऐसे कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे? एन। तो ये क्या हो जाएगा? एन। ये आपका क्या हो गया? टोटल मास हो गया। किसका? न्यूक्लियस का। प्रोटॉन का नंबर किससे दिखाते हो? जेड से ही दिखाते हो ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड ही तो होता है। ये कल पढ़ाया था ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो होता है। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एक तरह से और लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? जेड एमपी, और यहां पे क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड भी होता है। ये कल पढ़ाया था। ए में से जेड घटा दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाए, और ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये हो जाएगा माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा? एम हो। बस इसी को क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। और कैसे दिखाते हैं? डेल्टा एम से। क्लियर रहेगा? कर लीजिए इसको। हो गया है? इस इक्वेशन पे एक क्वेश्चन एक साल पूछ दिया है, इसी पे। ठीक है, इसको दिखा देता हूं मैं, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, मास डिफेक्ट तो हो गया। अच्छा, एक चीज और यहां से पता चल रही है, ये वाली चीज क्या है? मास डिफेक्ट है। ये वाली चीज क्या है? मास डिफेक्ट। अच्छा, मास डिफेक्ट अगर पता चल गया, मतलब ये न्यूक्लियस जब जुड़ा, तो क्या कॉन्सेप्ट आता है हमारा अगला? मास डिफेक्ट अगर पढ़ लिया है तो क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं? बाइंडिंग एनर्जी देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी अगर फार्मूला बेस्ड बोला जाए तो किसे बोलेंगे? मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। अब देखिए, एक मिनट, पहले इसको
थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। अगर असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन या कुछ ऐसा बनता है, वर्ड में क्या होता है इसका मीनिंग, जब सेपरेट आइसोलेटेड न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनको जोड़ करके क्या फॉर्म होता है, न्यूक्लियस फॉर्म होता है। तो जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। समझ आए? एनर्जी कैसे निकलती है ये चीज फील करिएगा। ये न्यूक्लियॉन्स कैसे थे? सेपरेट थे। तो पहले मास क्या था? ज्यादा था। और जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो मास में क्या आ गई? कमी आ गई। और जो मास में कमी आई है वही मास किस में कन्वर्ट हुआ है? एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। वही मास किस में कन्वर्ट हुआ है? एनर्जी में। तो मास में जो कमी आती है न्यूक्लियस के मास में, न्यूक्लियॉन से जब किस में कन्वर्ट होता है? न्यूक्लियस में। तो उस वक्त जो मास में कमी आती है वो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। जो कितने के बराबर होता है? मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर के। अच्छा एक बात और बताइएगा, यहां तक क्लियर? इसका उल्टा भी पॉसिबल है, इसकी डेफिनेशन, इसका रिवर्स भी। अच्छा एक न्यूक्लियस है ना, ये बधा हुआ है। अब बधा हुआ है, इसको बिखेरना है इसके जैसा, ताकि हर एक न्यूक्लियन एक दूसरे से कैसा हो जाए? आइसोलेटेड हो जाए। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की। तो जो एनर्जी इसको बिखेरने में लगेगी, न्यूक्लियॉन्स के फॉर्म में करने में, न्यूक्लियस से क्या बनाने में लगेगी? न्यूक्लियॉन बनाने में लगेगी। उस एनर्जी को भी क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर रहेगा ना? न्यूक्लियस से जब वो न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस जब फॉर्म होता है तो मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। या न्यूक्लियस को तोड़ करके क्या बनाया जाए? फिर से न्यूक्लियन बनाया जाए। जितने एनर्जी की जरूरत होगी उसे क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा इस चीज को। और यहाँ पे ये फार्मूला है बाइंडिंग एनर्जी का। और आप डेल एम का फार्मूला आप पहले से ही देख चुके हो, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जेड प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या कहलाता है? मास डिफेक्ट इनटू क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर ना। और एन को क्या लिख सकते हो? ए माइनस जेड भी लिख सकते हो। ओए हो गया ना? इसको देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही आप बता दोगे। ये वाला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा सही होगा बाइंडिंग एनर्जी के लिए। वही फार्मूला पूछ दिया है, कौन सा सही है? वही फार्मूला पूछा है। हाँ बी वाला ही तो है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड, बी वाला ही है ना, बोर्ड पे लिखा हुआ है ये। समझ आ रहे? न्यूक्लियॉन्स का मास क्या होता है? ज्यादा। और न्यूक्लियस का मास क्या होता है? कम। तभी तो एनर्जी निकलती है। समझ आ रही ना बात? और एम की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? ए माइनस जेड। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। लिख लीजिए इसको, बी वाला सही हो। हो गया? लिख चुके हैं आप? हैं? हो गया?
चलो ये देखो एक मास डिफेक्ट का क्वेश्चन। ये बहुत आसान है, वही बात है। न्यूक्लियस का मास क्या होता है? न्यूक्लियस का मास क्या होता है? कम होता है, और न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा होता है। तो ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन है और ये मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ही तो पढ़ाया, क्यू वैल्यू आप बोल रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी ही तो पढ़ाया, ये पिछला क्वेश्चन है, यही तो पढ़ाया हम। यही बड़ा है, यही बड़ा है, न्यूक्लियॉन ही बड़ा है। ठीक है, न्यूक्लियॉन का मास जो है ना, आप क्यू वैल्यू की बात कर रहे हो। न्यूक्लियॉन का मास जो होता है वो ज्यादा होता है, जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है कम हो जाता है, तभी तो बाइंडिंग एनर्जी उसे ही तो बोलते हैं जो एनर्जी निकलती है। इसको कर लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए, ना हो फोटो ले लीजिए। बाइंडिंग एनर्जी हमने पढ़ ली, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी हमें समझ आ गया, मास डिफेक्ट हमें समझ आ गया। अब एक ग्राफ एनसीईआरटी का है, उसको हमें समझना है। किसका है? एनसीईआरटी का। उसको हमें समझना है, देखिएगा। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का कर लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पे ये भी है। ओए, इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए कौन सा सही है। मेरे ख्याल से खुद से कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद उस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दे। एक मिनट रुक जाओ, इस वाले क्वेश्चन को देखो। मास ऑफ प्रोटॉन डिनोट्स द मास ऑफ, वो mp denotes the mass of proton and mn denotes the mass of neutron. A given nucleus of binding energy contains z proton, ये तो बात सही है, और कितने न्यूट्रॉन? n न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियस के पास z प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है? n न्यूट्रॉन। द मास m ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय, वही फार्मूला है। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन माइनस n टाइम्स, यहां पे प्लस होता है, प्लस n टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है ना, माइनस m इंटू क्या होता है? सी स्क्वायर ना। अच्छा, सी स्क्वायर को इधर ले आओ, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम। यही पूछा है ना, m की वैल्यू पूछा है, कौन सा सही हो जाएगा? m को इधर लेके चले आओ और इसको इधर लेके चले आओ, कौन सा सही हो जाएगा? सी। बस, एकदम आसान से क्वेश्चन। समझ आ रही बात? कौन सा सही होगा? सी वाला ना। ठीक है। कर लो इसको। अब चलिए ग्राफ को समझते हैं ना, ग्राफ को। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ एनसीईआरटी में, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इस वाली एक्सिस पे। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है? बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा है, और इसमें क्या दिया हुआ है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इधर क्या है? मास नंबर है। इधर क्या है? मास नंबर। अब आप देखिए, एक चीज होती है स्टेबिलिटी। क्या चीज होती है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो डिफाइंड है, स्टेबिलिटी, किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके?
बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। न्यूक्लियन मतलब ए। एक बार फिर से इस चीज को आप देख लीजिए, ये Z क्या होता है, प्रोटॉन, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियन बोलिए, या क्या बोलते हैं, मास नंबर, क्या बोलते हैं, मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। यहां तक क्लियर है? तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक चीज आप समझिए, हमने क्या पढ़ रखा है, बाइंडिंग एनर्जी। क्या पढ़ रखा है, बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, किसी न्यूक्लियस की। एक चीज आप समझिए, एक मिनट में आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये X है, ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियन है वो मान लेते हैं 5 है, और ये Y है, इसका न्यूक्लियन जो है वो मान लेते हैं 10 है। कितना है, 10 है। तो इसका जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, ये वाला न्यूक्लियस जब बना, तो ये वाला जब न्यूक्लियस बना, तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50। ये बाइंडिंग एनर्जी है, ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखा जाए तो कितना आएगी, बताइए कितना आएगी। इसको एक काम करते हैं ना, इसको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं तो ज्यादा हमें समझ आएगा। इसको बताइएगा ये कितना आएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना आएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये बाइंडिंग एनर्जी और नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं, 5, तो 10 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें बाइंडिंग एनर्जी कितना है, 15, और 15 डिवाइड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं, 10, कितना आएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। एक बात यहां से देखिएगा, अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो इसमें ज्यादा है और इसमें क्या है, कम है। तो इसमें ज्यादा है तो इसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन उल्टा है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो बाइंडिंग एनर्जी से नहीं देखना है, किससे देखना है, बाइंडिंग एनर्जी पर जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके पास है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा इसके पास है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से स्टेबिलिटी पता चलती है, बाइंडिंग एनर्जी से नहीं पता चलती। समझ आ रही ना बात, क्लियर है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, किसी न्यूक्लियर, उल्टा दो डेफिनेशन बताइए। जब एक न्यूक्लियन किस में बनता है, न्यूक्लियस में बनता है, तो उस वक्त जो एनर्जी निकलती है, न्यूक्लियन से क्या बनता है, न्यूक्लियस, तो उस वक्त जो एनर्जी निकलती है उसे क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। या किसी न्यूक्लियस को तोड़ करके किस में बदलने में, न्यूक्लियन में बदलने में जो एनर्जी लगती है उसे क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ना। तो बाइंडिंग एनर्जी से नहीं पता चलेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से पता चले। किसी न्यूक्लियस को अगर तोड़ने में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा लग रही है, न्यूक्लियस से क्या बनाना है, न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसमें ज्यादा लगेगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ आ रही ना, ये बात क्लियर रहेगी, इस चीज को देख लीजिए। अब इसके बाद ग्राफ देखते हैं, इसको लिख लीजिए फिर आगे बात, ग्राफ देखते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की किससे पता चलेगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, बाइंडिंग एनर्जी से नहीं। हो गया, कर लिए। देखिएगा, अब ग्राफ पे आ जाते हैं। ग्राफ पे देखो, ये ग्राफ, ये ठीक है, ये जो ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ना, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। देखना ध्यान से इस ग्राफ को, बढ़िया से समझिएगा। ये हाइड्रोजन है और यहां पे आयरन है। अगर आप देखोगे इस फिगर के अकॉर्डिंग, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसके पास है, आयरन के पास, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।
सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके पास है? आयरन के पास। तो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके पास मानी जाती है? आयरन के पास। तो इसलिए ये क्या है? सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है। ये क्या है? सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है। समझ आ रही ना बात? आयरन। फिर उसके बाद 1 मिनट समझना, एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे 50 है, यहां से लगभग देखिए, यहां से यहां पे लगभग क्या होगा? मास नंबर। यहां पे मास नंबर कितना होगा? लगभग 30 के करीब। कितने के करीब? 30 के अप्रॉक्स। कितना? 30। और यहां पे लगभग होगा 170। यहां पे कितना होगा? 170। तो 30 से लेकर के 170 तक, ये एनसीईआरटी का डाटा है, 30 से लेकर के 170 तक लगभग ऑलमोस्ट बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। लगभग ऑलमोस्ट बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। कहां से कहां तक? 30 से लेकर के 170 मास नंबर तक। मास नंबर 30 से लेकर के कितना? 170 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। ऑलमोस्ट कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। और इसी बेसिस पे बोला गया था कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, न्यूक्लियर फोर्स वो सैचुरेटेड फोर्स होता है। उसकी मीनिंग आप समझिएगा क्या होता है। 30 से लेकर के 30 तक, वो 30 से लेकर के कितना? 170 तक लगभग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? सेम है। इसका मतलब चाहे जो एलिमेंट होगा जिसका मास नंबर 30 से लेकर के 170 होगा, उसके न्यूक्लियस को तोड़ करके न्यूक्लियन बनाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होगी वो पर न्यूक्लियन सेम लगेगी। यही हुआ ना मैंने? मतलब पर न्यूक्लियन तोड़ने, बाइंडिंग एनर्जी की 2 डेफिनेशन बताइए ना, एक जोड़ते वक्त जो निकलेगी, एक तोड़ने के लिए जो जरूरत होगी। तो हर एक एलिमेंट को तोड़ने के लिए जरूरत क्या होगी? सेम। कहां से कहां तक? 30 से लेकर के 170 तक। अब अगला वर्ड सुनिएगा, 30 से लेकर के 170 तक न्यूक्लियस की साइज बढ़ रही है। अच्छा, न्यूक्लियस की साइज कैसे बढ़ रही है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर साइज बढ़ रही है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? न्यूक्लियर साइज बढ़। तो 2 न्यूक्लियस के बीच की दूरी अभी भी क्या है? सेम ही है। 2 न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या है? 2 न्यूक्लियस नहीं, 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच। अच्छा, 1 मिनट फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये न्यूक्लियस किससे बनता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से। अगर 30 से 170 तक आप जाते हैं तो 30 से 170 तक नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बढ़ रहे हैं ना। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। अच्छा, 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी अभी भी क्या है? सेम है ना। 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी सेम है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फोर्स किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियर फोर्स। एनर्जी वाला ग्राफ बनाया था ना, पोटेंशियल एनर्जी का रफ ग्राफ। तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करती है? दूरी पे। और दूरी अगर फिक्स है तो फोर्स भी क्या है? फिक्स्ड है। तो इसमें क्या है? दूरी लगातार क्या है? न्यूक्लियॉन्स के बीच की सेम है, जिसकी वजह से फोर्स को क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड फोर्स। तो यहां से लेकर के यहां तक फोर्स कैसा होता है? सैचुरेटेड होता है। इसीलिए न्यूक्लियर फोर्स को क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड फोर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड फोर्स। 30 से लेकर के कहां तक की कहानी है? 170। अच्छा, 170 से जब बहुत आगे चले जाओगे, कहां चले जाओगे? 170 से बहुत आगे और 30 से बहुत कम, 30 से बहुत कम, तो यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और ये लगभग 7.9 के करीब आ जाती है। कितना आ जाती है? 7.9। अच्छा, यहां पे आयरन की लगभग कितने की है? 8.5 के करीब। आयरन की देखो लगभग कितने के करीब है? समझ आ रही ना? अब 8.5 से ज्यादा ही है। 8.5 से क्या है? ज्यादा है। लेकिन जब बहुत आगे चले जाओगे तो ये वाली लगभग कितनी आ रही है? 7.9 के करीब आ रही। कितना आ रही? यूरेनियम की, यूरेनियम 238 की क्या आ रही है? 7 पॉइंट। तो इसके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गई? कम हो गई। तो इससे पता चलता है 170 के आगे वाले और 30 से कम वाले की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? बहुत कम होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? बहुत
कम होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने की वजह से एक चीज आप समझिए, इधर वाले एलिमेंट जो हैं, इस साइड वाले एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, कम होती है। कम होने की वजह से ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला जो टेबल है, इसमें बहुत ज्यादा आगे 200 से आगे जाने पे और इधर 30 से किधर कम आने पे, दोनों के पास क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो कम होने की वजह से अब आप देखिए, ये मान लेते हैं यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 238 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, बहुत कम है। तो बहुत कम है, तो ये कैसे बढ़ा सकता है अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, टूट करके ना। टूटेगा तो कम हो जाएगा ना इसका मास नंबर, टूटेगा तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, कम। और अगर इसका मास नंबर कम हो जाएगा, तो मास नंबर कम हो जाएगा, तो मास नंबर कम होने पे स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसीलिए ये क्या करता है, खुद को टूटता है। तो इधर की तरफ कौन सी रिएक्शन होती है बताइए, फिजन। क्या होती है, फिजन, जिसमें हैवियर न्यूक्लियस क्या हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, लाइटर न्यूक्लियस में। और इधर वालों में क्या होगा, ये मान लेते हैं हाइड्रोजन है, अगर दो हाइड्रोजन जुड़ जाए ना, तो क्या बना देंगे, हीलियम बना देंगे। क्या बना देंगे, हीलियम। तो हाइड्रोजन जुड़ करके क्या बना देंगे, हीलियम। फिर हीलियम से क्या बन जाएगा, कार्बन बन सकता है, इस तरह की चीजें बन सकती है। तो अगर ये जुड़ जाए, तो जुड़ने को क्या बोलते हैं, फ्यूज होना। क्या बोलते हैं, फ्यूज होना। तो इधर की तरफ कौन सी रिएक्शन होगी, फ्यूजन। इधर की तरफ क्या होती है, फ्यूजन। समझ आ रही है ना बात, क्या होती है, फ्यूजन होती है। क्लियर रहेगा ना। तो जनरली 10 से कम मास नंबर, कितना, 10 से कम मास नंबर जिनका होता है, 10 से कम, वो नॉर्मली क्या करते हैं, फ्यूजन। और जिनका 200 से क्या होता है, ज्यादा होता है, वो नॉर्मली क्या करते हैं, फिजन करते हैं। वो नॉर्मली क्या करते हैं, फिजन करते हैं। एक बात फिर मैं बता रहा हूं, 10 से कम वाले क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या, फ्यूजन करते हैं। और 200 से ज्यादा वाले जनरली, और उसके बीच वाले, उसके बीच वाले क्या होते हैं, नॉर्मली कैसे माने जाते हैं, स्टेबल। तो फ्यूजन जिनका मास नंबर बहुत कम होता है, और फिजन जिसका मास नंबर बहुत ज्यादा होता है, और जो बीच वाले होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को कर लीजिए। अच्छा, ये ग्राफ इस तरह से ना बनाइए, खाली इतना आप कर लीजिए, बस बहुत है आपके लिए। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये क्या होता है, इधर क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर होता है, बस आप इसकी पिक्चर याद रखिएगा, बस ऐसा होता है। समझ आ रहे। और यहां पे कौन होगा, आयरन होगा, और आयरन कौन, 56। समझ आ रहे ना। बाकी याद रखने की इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, आयरन 56 क्या है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। ये बन गया। यहां पे जितनी बातें मैंने समझाई है वो यहां पे लिखी हुई है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, ये देखिएगा, देखो, एक मिनट, जितना मैंने बोला था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ई बाइंडिंग, ये बाइंडिंग एनर्जी इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। कहां से कहां तक, 30 से लेकर के 170 तक। द कर्व हैज मैक्सिमम ऑफ अबाउट 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन, 75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर A56, मतलब आयरन, आयरन के लिए, एंड हैज वैल्यू ऑफ 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इसके लिए 238 यूरेनियम के लिए। समझ आ रहा? ये पूरी बात लिखी हुई है। बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई, ए से जो A30 से कम है उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? कम। और हैवी न्यूक्लियाई किसको बोलते हैं? जो 170 से आगे हैं। समझ आ रहा? ये दोनों लाइनें कर लीजिए। एक और लाइन मैं आपको समझा देता हूं, ये वाली देखिएगा, देखना, हैवी 170 और लाइटर न्यूक्लियाई 30 से नीचे। अब इसमें वेरी हैवी जोड़ देता है, तो वेरी हैवी सेज मतलब वही 200 से ऊपर वाला जो बोला है, 240 हैज लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपेयर टू दैट ऑफ न्यूक्लियर विथ मास नंबर कितना? 120। thus a nucleus of 240 breaks into two part, 120 120 120 120 में टूटता है। दिस implies एनर्जी वुड बी रिलीज इन दिस प्रोसेस। अच्छा, एक गजब की चीज और मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, इसको भी पढ़ देता हूं फिर उस चीज को समझाता हूं। कंसीडर द टू वेरी लाइट न्यूक्लियर। अच्छा ये बताओ, ये 240 लिया है, हैवी न्यूक्लियर कौन सा लिया है? 240। 240 का क्या हो रहा है? फिजन। क्या हो रहा है? फिजन। तो वेरी हैवी का फिजन होता है, वेरी हैवी का क्या हो रहा है? फिजन। और फ्यूजन किसका होता है? वेरी लाइटर न्यूक्लियर। यही इसीलिए मैं कह रहा था 200 से आगे जाकर के क्या होता है? फिजन। और 10 से कम वालों का क्या होता है? फ्यूजन। यही बात मैं समझा रहा था। अभी जैसे मान लेते हैं, एक मिनट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक मिनट सुनना मेरी बात, फ्लोरीन क्लोरीन ये सब है ना, तो क्या ये फ्यूजन करेंगे? ये 10 से आगे हैं वो। हाँ, क्लोरीन मान लेते हैं, क्लोरीन है या फास्फोरस है, इस तरह के जो हैं 10 से आगे वाले, समझ आ? जनरली कौन करेंगे? ये जो फ्यूजन करेंगे वो वेरी लाइटर वाले करें। चलिए, ज्वाइनिंग टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियर, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द फ्यूज्ड हैवियर न्यूक्लियर इज मोर देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लाइटर न्यूक्लियर। अच्छा, ये दोनों जो फ्यूज हुए हैं लाइटर न्यूक्लियर, ये फॉर्म करेंगे कैसा? हैवी न्यूक्लियर। तो ये जो दोनों हैं लाइटर, ये फॉर्म करेंगे हैवी। तो हैवी वाले की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी? ज्यादा। तभी तो स्टेबल होगा, तभी क्या होगा? स्टेबल होगा। समझ आ? दिस मीन्स दैट फाइनल सिस्टम इज मोर टाइटली बाउंडेड देन इनिशियल सिस्टम। पहले दोनों, एक मिनट सुनो, पहले दोनों लाइटर जुड़े और क्या बनाए? लाइटर जुड़ करके हैवियर बनाए। लाइटर जुड़ करके क्या बनाए? हैवियर। तो लाइटर की बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? कम। जुड़ करके हैवियर बनाए तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा। तो इससे पहले क्या था? लूजली बाउंडेड। अब कैसे हो जाएंगे? टाइटली बाउंडेड। अब आप एक गजब की चीज देखिएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब ये कैसे थे? लूजली बाउंडेड। तो लूजली बाउंडेड थे तो इनको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, और जब टाइटली बाउंडेड हो जाएंगे तो इनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एनर्जी निकली है या नहीं निकली है? एनर्जी निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी? जब टाइट हो जाएगा ना, तो टाइट हो जाएगा तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी, मतलब एनर्जी क्या हो गई? निकल गई। तो अच्छा ये बताओ, ये कौन सा प्रोसेस है? ये कौन सा प्रोसेस है? फ्यूजन ना। ये कौन सा है? फ्यूजन। तो फ्यूजन में एनर्जी क्या होती है? निकलती है। फ्यूजन में एनर्जी क्या होती है? निकलती है। अब फ्यूजन देख लेते हैं, एक मिनट सुनना, एक मिनट। हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस दो लाइटर में टूटा। किसमें टूटा? दो लाइटर में टूटा। तो लाइटर में टूटा तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई? स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ये टूट करके बाइंडिंग एनर्जी क्या कर लेता है? बढ़ा लेता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ना मतलब क्या हो जाना? कैसा हो जाना? मतलब ये टाइट बाउंडेड हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? टाइट बाउंड। तो लाइट बाउंडेड से भी किसमें जा रहा है? इसमें भी लाइट बाउंडेड से किसमें जा रहा है? टाइटली बाउंडेड। तो टाइटली बाउंडेड में क्या होता है? एनर्जी। अच्छा, लूजली पहले था, अब कैसा हो गया? टाइटली हो गया। तो इसमें भी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, दोनों में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। नहीं समझ आई बात?
चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, दोनों में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब इन बातों को आप लिख लीजिए, एक बार और समझा दूं कि समझ आ गया है? हो जाएगा ना? चलो इसको लिख लीजिए आप। लिख चुके ना? ओए लिख चुके? इसमें एक बात लिखी हुई है, दिस इज द एनर्जी सोर्स ऑफ सन। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी के अंदर अब सन के अंदर क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, फ्यूजन होता है। सन के अंदर जो हम तक एनर्जी आ रही है ना, वो फ्यूजन वाली है। कौन सी है? फ्यूजन वाली। समझ आ रहा है? और ये जो फिजन वाली होती है, कौन सी होती है? फिजन वाली, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर होती है, जिसको हम एटम बम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बम। वो अभी हम देखेंगे आगे चल करके। ये बात क्लियर है ना? दोनों पॉइंट्स क्लियर है ना? चलिए, यहां तक हो जाने के बाद अब अगली चीज सुनिएगा। एक कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। ये बात क्लियर है, चाहे फिजन हो या फ्यूजन हो, दोनों में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। लूजली बाउंडेड से किस तरफ जाते हैं, टाइटली बाउंडेड, या ऐसे कह लीजिए किधर जाते हैं हम, क्या कहते हैं, लोअर बाइंडिंग एनर्जी से किस तरफ, हायर बाइंडिंग। क्लियर रहेगा? चलिए एक क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन से अभी हम अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, क्यू वैल्यू पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू समझाने से पहले बाइंडिंग एनर्जी हमें क्लियर, बाइंडिंग एनर्जी हम देख चुके हैं। एक मिनट, बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं? एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन से क्या फॉर्म होता है, न्यूक्लियस फॉर्म होता है। तो जब न्यूक्लियॉन से क्या फॉर्म होता है, न्यूक्लियस फॉर्म होता है। जब न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो ये एक न्यूक्लियस की कहानी है। ये किसकी कहानी है? तो जब तक एक न्यूक्लियस की कहानी है और उस वक्त जो एनर्जी निकल रही है उसे क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर आप देखो, द मास ऑफ लिथियम, ये मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इज इतना AMU। ये किसका है? लिथियम का मास। लेस देन सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स। ये किस पे क्वेश्चन है? न्यूक्लियॉन्स किसके हैं? ये न्यूक्लियॉन्स किसके हैं? अलग अलग हैं अभी। ये न्यूक्लियॉन्स किसके हैं? लिथियम के। अब ये क्या करते हैं? न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया लिथियम का ना। अब कह रहा है मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इज इतना। इस न्यूक्लियस का मास है, m की वैल्यू दी हुई है, कितना है? 0.042 AMU। अच्छा, मास नहीं दिया हुआ है, आगे लाइन पढ़िए। द मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इज इतना AMU लेस देन दी सम ऑफ मास ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स। ये जो न्यूक्लियॉन्स का मास है और ये जो न्यूक्लियस का मास है, इसका डिफरेंस कितने के बराबर है? मतलब डेल्टा M दिया हुआ है ना, डेल्टा M कितना दिया हुआ है? पॉइंट कितना दिया हुआ है? 42 AMU दिया हुआ है। 0.042 AMU दिया हुआ है ना। मास दिया हुआ है, मास डिफेक्ट इसे बोलते हैं ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा, अभी तक हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल, तो पहले बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा M इंटू क्या होता है? C²। तो डेल्टा M कितने के बराबर है? 0.042 AMU ना, इंटू क्या हो जाएगा? C² ना। अच्छा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो यहां पे क्या करोगे? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, ये कितना है? 0.042 इंटू, ये इतना पढ़ा चुके हैं हम ऑलरेडी, ये कितने के बराबर है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन पूछा हमसे क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है। तो ए लिथियम का कितने के बराबर है?
7 के बराबर, तो 7 से क्या कर दोगे, डिवाइड। अब 7 से डिवाइड करोगे इस वाले पोर्शन को तो कितना आ जाएगा, 0.0 और कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा ना। अब इसको अप्रोक्स आप अपनी तरफ से मान लेंगे कितना, 1000, क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं बड़े दूर दूर होते हैं, तो अप्रोक्स सही कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कितना ले लेंगे, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतनी बाइंडिंग एनर्जी होगी पर न्यूक्लियर। अब ऑप्शन कौन सा टिक कर दोगे, जो 6 से थोड़ा सा क्या होगा, कम, क्योंकि हमने 931 की जगह पे कितना लिया, 1000। ठीक है, ये चीज कर लीजिए, फिर आगे देखिए। एक क्वेश्चन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और, ताकि आपका क्लियर हो जाए। ये वाला देखिए, देखो, द masses ऑफ न्यूट्रॉन ना एंड प्रोटॉन कितना है, इतना एंड इतना AMU, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स है, क्या है, न्यूक्लियॉन्स है। यही मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। पिछले वाले में क्या बनाया था, लिथियम, और सीधा क्या दिया था, मास डिफेक्ट दे दिया था, डेल्टा एम दे दिया था ना। इस बार डेल्टा एम निकालना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ, तो ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियॉन्स हो गए ना। ये न्यूक्लियॉन्स मिल करके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है वो कौन है, हीलियम। हीलियम, इसका मास दिया हुआ है, इसका मास कितने के बराबर है, मास ऑफ हीलियम कितना है, पढ़िए, 4.0015 AMU है, इतना है मास ऑफ हीलियम। अच्छा, ये किससे बना हुआ है, हीलियम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये सेकंड वाला प्रोटॉन है 1.0073, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितने के बराबर है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087, इतना है। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो आपसे क्या पूछा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम विल बी, खाली बाइंडिंग एनर्जी पूछा है, बाइंडिंग एनर्जी पूछा है, तो निकाल लेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, है बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मास डिफेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, मास डिफेक्ट। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जेड प्लस एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही होगा, माइनस मास ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब आप देखिएगा यहां पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। z कितने के बराबर है, z 2 के बराबर ना, कितने के बराबर, 2 के बराबर। और न्यूट्रॉन कितने के बराबर होगा, हीलियम में, हीलियम 2He4 होता है ना। प्रोटॉन कितने के बराबर है, 2, और न्यूट्रॉन भी कितने के बराबर, 4 में से 2 जाएगा तो कितना है, न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर क्या कर देते, माइनस, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो न्यूट्रॉन भी कितने के बराबर, यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन कितने के बराबर है, 1.0073 प्लस ये 2 इंटू कितना हो जाएगा 1.0087 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस ये है 4.0015। अब कोई भी डिजिट राउंड ऑफ मत करिएगा, पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। अगर चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा 1.0073 प्लस 1.0087, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा,
समझ आ रहे, नहीं तो आंसर वेरी कर जाएगा। -4.0015 निकालिए कितना आएगा, ये निकालिए कितना आएगा यार, जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए। हाँ डेल्टा एम की वैल्यू बोलिए। 0.0305 इसका आंसर आएगा पूरा जब सॉल्व करोगे, डेल्टा एम ना। अब E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है, अच्छा ये आंसर किस में होगा, AMU ना, AMU होगा, तो डेल्टा M इंटू क्या होता है, C² ना। डेल्टा M कितने के बराबर है, 0.0305 ना, इंटू इंटू क्या हो जाएगा, C²। अच्छा ये बताओ यूनिट क्या है इसकी, डेल्टा एम की, AMU इंटू क्या हो जाएगा, C²। AMU इंटू C² कितने के बराबर होता है, लगभग कितने के बराबर होता है, ये जो होता है 931 मैंने लेने से मना किया है, कितना लीजिएगा आप, 1000 लोगे तो ये 30 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 1000 हमने ज्यादा लिया है ना, ये वाली वैल्यू 931.5 के बराबर होती है ना, लेकिन लेंगे इसकी जगह पे कितना, 1000, तो 1000 लेंगे तो ये 30 से थोड़ा सा क्या आएगा कम, 30 से थोड़ा सा कम कौन है, ये बहुत ज्यादा कम है, अप्रॉक्स है तो मुसीबत है, तब निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, अगर अप्रॉक्स है तो मुसीबत है, वैसे हाँ ऐसा नहीं करेंगे, वो दूर दूर ऑप्शन देंगे, समझ आ रही ना, कर लीजिए, देखिए एग्जैक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, सी ही आएगा, हाँ तो फिर ठीक। अच्छा इसी में पर न्यूक्लियन पूछता तब कितने से डिवाइड करते, हीलियम है तो कितने से डिवाइड करते, 4 से, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाता, समझ गए ना। लिख चुके, अगला देखिए। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन ये वाला बता दीजिए, वो ग्राफ के ऊपर है, ओए कौन सा सही है, हैं कौन सा सही होगा, कौन सा ग्राफ सही होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, कौन सा, ये वाला ना, ए वाला सही होगा, 56 पे मैक्सिमम होगा, ये 96 पे मैक्सिमम, ये 124 पे है, ये 96 पे है, कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक है, इसकी भी फोटो ले लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नया टॉपिक पढ़ते हैं, क्यू वैल्यू, ठीक है, इसी पे क्वेश्चन पूछा था नीट में, पिछली साल से पहले वाली साल, 2023, ठीक है, पिछली साल तो उससे अल्फा बीटा डीके से पूछ लिया था, हैं, जबकि रेडियो एक्टिविटी सिलेबस से हटा दिया गया था, तब भी पूछ लिया नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, हेडिंग डालिए क्यू वैल्यू, यही टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा मैं, क्यू वैल्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा एक मिनट सुनिए, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में देखिए, ओए रुक जाओ, इससे पहले क्यू वैल्यू क्या होता है, इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन में आप देखिए, दोनों क्वेश्चन में, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके क्या बनाए थे, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस बनाते वक्त, न्यूक्लियस फॉर्म करते वक्त जो एनर्जी निकली उसे क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके क्या बनाए थे, लिथियम बनाए थे, क्या बनाए थे, लिथियम, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके न्यूक्लियस बनाए थे, तो उस वक्त भी एनर्जी निकली, तो उसे क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये नई एनर्जी कौन सी है, क्यू वैल्यू,
ये क्यू वैल्यू क्या है? क्यू वैल्यू जो होती है, फिजन रिएक्शन में क्या होता है? फिजन में यूरेनियम टूटता है, यूरेनियम क्या होता है? टूटता है। टूटने से क्या होता है? इस पे क्या करते हैं? न्यूट्रॉन डालते हैं ना, न्यूट्रॉन डालते हैं, फिर उसके बाद बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है। इस तरह की रिएक्शन होती है। और ये कौन सा है हो गया? फिजन। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? फिजन। और ये वाला जो दूसरा एग्जाम्पल है, ये है कौन? फ्यूजन। ये कौन सा है? फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ते हैं। मैं सही रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, आप ऐसे ना सोचिएगा कि मैंने गलत लिख दिया। 1H2 ये जो देगा, ये ऐसे क्या दे देता है? हीलियम दे देता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, वो पूरा मैकेनिज्म होता है, समझ आए? तो ये क्या दे देता है? हीलियम दे देता है हाइड्रोजन जोड़ करके। ये किसका एग्जाम्पल है? फ्यूजन का। अब इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी निकलती है, या किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी ली जाती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। नहीं समझ आई बात? बाइंडिंग एनर्जी किसकी कहानी है? एक न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस किससे फॉर्म होता है? न्यूक्लियॉन से। तो न्यूक्लियॉन से जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है, तो उस वक्त जो एनर्जी निकलती है उसे क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। और क्यू वैल्यू जो होती है, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस का इंटरेक्शन है। वो क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस का क्या है? इसमें ये अलग अलग न्यूक्लियस है ना, ये जुड़ेंगे तो क्या निकलेगी? एनर्जी। ये टूटेगा तो क्या निकलेगा? एनर्जी। तो ये जुड़ने और टूटने के वक्त रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू क्या होती है? ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन, ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन, शॉर्टकट में लिख देता हूं, रिएक्शन, एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, इसी को क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू बोलते हैं। समझ आ रहा? अब देखिए, क्यू वैल्यू के क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, दो ही वैरायटी है, एक मास के ऊपर है और एक बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। इसीलिए हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन निपटाएंगे किसके ऊपर वाला? मास के ऊपर वाला। फिर किसके ऊपर वाला निपटाएंगे? बाइंडिंग एनर्जी। तो मास वाले के ऊपर क्या होता है? बाइंडिंग। देखिएगा, क्यू वैल्यू का जो फार्मूला होगा, क्यू वैल्यू का जो फार्मूला होता है मास के फॉर्म में, ठीक है, इसमें क्या होता है? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, क्या? प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, इंटू क्या होता है? सी स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन होगी, क्या होगी? न्यूक्लियर रिएक्शन। उस रिएक्शन से मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस क्या करना? मास ऑफ प्रोडक्ट। ये जो डिफरेंस होगा, इनटू क्या कर देना? सी स्क्वायर। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू बोलते हैं। समझ आ रही ना? अच्छा, एक मिनट सुनना। अगर मान लेते हैं एक रिएक्शन है, ऐसे मैं लिख देता हूं, Z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है ना। एक मिनट, ये वाली चीज क्या है? रिएक्टेंट। और ये वाली चीज क्या है? प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट का मास मान लेते हैं क्या है? Mr। और इस प्रोडक्ट का मास कितने के बराबर होगा? Mx प्लस My ना। अच्छा, ये बताओ, अगर इस रिएक्शन के दौरान ये रिएक्टेंट का मास है और ये किसका मास है? प्रोडक्ट का मास। अगर रिएक्टेंट ये वाला मास कम हो जाए, मान लेते हैं ये 10 kg है और ये कितना हो गया? 8 kg ना, तो मास क्या हो गया? कम हो गया। मास क्या किया है? लॉस्ट। अगर मास लॉस्ट किया है तो एनर्जी क्या होगी? निकलेगी। तो ये क्यू वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। और ऐसी रिएक्शन को बोला जाएगा एक्सोथर्मिक। क्या बोला जाएगा? एक्सोथर्मिक। तो क्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसे क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक। क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक।
अच्छा, यहां पे एक और नया वर्ड यूज कर दिया जाता है, एक्सोअर्जिक भी बोल दिया जाता है। एक्सोथर्मिक को क्या बोला जाता है? एक्सोअर्जिक। और एंडोथर्मिक को क्या बोला जाता है? एंडोअर्जिक। एक्सोअर्जिक और एंडोअर्जिक। एक्सोअर्जिक मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोअर्जिक मतलब एंडोथर्मिक। यहां तक क्लियर? और अगर क्यू वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव आ गई। एक मिनट सुनना, अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब रिएक्टेंट का मास क्या है? रिएक्टेंट का मास कम और प्रोडक्ट का मास क्या होगा? ज्यादा। तभी तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी? नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव आ जाएगी तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? एंडोथर्मिक। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं कैसे आप याद रखोगे अगर कभी भूल जाता है। ध्यान है? एनर्जी निकलना एक्सो कहलाता है। मैं निकलने की बात कर रहा हूं, मैं साइंस से नहीं सीखा। नहीं समझ रहा? निकलती है एनर्जी तो क्या कहलाती है? एक्सो। और एब्जॉर्ब होती है तो एंडो। उसी का लॉजिक बता रहा हूं, वहां से केमिस्ट्री वाले से कंफ्यूज मत करिएगा। इसी का लॉजिक सुनिएगा, ध्यान से सुनना। एक मिनट, ये मास ऑफ, ऐसे सोचो, ये मास ऑफ क्या है? सुन लो यार एक बार, ये मास ऑफ क्या है? रिएक्टेंट है। तो और ये क्या है? मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट अगर ज्यादा है और मास ऑफ प्रोडक्ट कम है, तो पहले ज्यादा मास था, अब क्या हो गया? कम। तो मास क्या हो गया? लॉस्ट। अगर मास लॉस्ट हुआ है तो इसका मतलब क्या लॉस हुई? एनर्जी। तो एनर्जी निकली है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक ना। और अगर रिएक्टेंट का मास क्या हो गया? ज्यादा, और प्रोडक्ट का मास क्या हो गया? कम। प्रोडक्ट का मास क्या हो गया? ये तो बता चुका। अगर रिएक्टेंट का मास क्या हो गया? कम। और प्रोडक्ट का मास क्या हो गया? ज्यादा। तो इसका मतलब वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। और ये क्या कहलाएगी? एंडोथर्म। इसका मतलब एनर्जी की जरूरत है। अब थोड़ा सा यहां से देख लीजिए रिएक्शन से कैसे याद रखेंगे। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। अगर मास ये वाला ज्यादा है ना, और ये वाला क्या है? कम है। सुनना, अगर मास ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है, तो मास बढ़ाने का न्यूक्लियर फिजिक्स में एक ही तरीका है, एनर्जी देना या एनर्जी लेना। तो इधर मास ज्यादा है, इधर क्या है? कम है। तो इस तरफ एनर्जी क्या होगी? ऐड होगी। तो ये वाला मास बढ़ाना पड़ेगा ना, तो ये वाला मास बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका मतलब एनर्जी देना पड़ेगा। और अगर इधर वाला मास क्या है? कम, और इधर वाला ज्यादा, तो एनर्जी इधर देना पड़ेगा। वही यार, तुम गलत कर दिए। ध्यान से सुनो, अगर ये वाला मास क्या है? पहले ज्यादा है, और ये वाला मास क्या है? सुनो, ये वाला मास क्या है? ज्यादा, और ये वाला मास क्या है? कम। तो अगर ये मास कम है तो मास बढ़ाने का तरीका क्या है? मास बढ़ाने का तरीका क्या है? एनर्जी ना। तो एनर्जी इस तरफ ऐड होगी, इस तरफ ऐड होगी, इसका मतलब निकली ना। और अगर मास इसका कम है और ये ज्यादा है, तो इस तरफ क्या होगा? एनर्जी ऐड करना। तो इस तरफ ऐड होगी, तो इसका मतलब क्या होगी? एब्जॉर्ब हुई। नहीं समझ आई बात? क्लियर रहेगा ना? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसको लिख ली, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, क्वेश्चन जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, चलो हो गया ये बात। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे दो, फिर उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी वाले दो निपटा देंगे। हाँ, अरे कहाँ जाना है तुम्हें? है पेपर है, ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ए सर्टेन मास, मैं दोनों क्वेश्चन करा देता हूं फिर उसके बाद लिखिएगा। है, कर लेते हैं। ए सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंजेस टू हीलियम बाय प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। अगर रिएक्शन का हो गया तो इसका मतलब क्यू वैल्यू का क्वेश्चन है। फ्यूजन रिएक्शन है ना, फ्यूजन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाती है? हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाती है? हीलियम में ना। तो हाइड्रोजन जब हीलियम में चेंज हो जाती है, द मास डिफेक्ट इन द फ्यूजन रिएक्शन इज इतना। मास डिफेक्ट सीधा सीधा दे दिया। तो अभी आपने ये जो फार्मूला पढ़ा है ना, इस वाले में, इस वाले कॉन्सेप्ट में जो फार्मूला पढ़ा है, ये मास डिफेक्ट ही तो है।
मास डिफेक्ट सीधा दे दिया है ना, तो मास डिफेक्ट सीधा दे दिया है, तो सीधा दे दिया है तो मास डिफेक्ट यूज कर लो। कहां गया वो वाला, ये वाला क्वेश्चन है ना, मास डिफेक्ट सीधा दे दिया है, मास डिफेक्ट सीधा दे दिया है। अब इसके बाद कह रहा है द एनर्जी लिबरेटेड पर न्यूक्लियन इज, तो आप क्या करोगे, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एम टी स्क्वायर ना, डेल्टा एम कितना दिया हुआ है, 0.02866 यू ना, यू मतलब एमयू, और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ये कितने के बराबर होता है, 0.02866 इंटू 1000 अप्रॉक्स ले लीजिए, तो 1000 अप्रॉक्स ले लीजिए, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा ना। अच्छा वैल्यू जो होगी वो कितना आएगी, 28.66, इससे कम आनी चाहिए, इससे थोड़ा सा कम। अच्छा पर न्यूक्लियन पूछा है, पर न्यूक्लियन पूछा है तो डिवाइड बाई क्या कर लोगे, ये एनर्जी आई है, डिवाइड बाई क्या कर लोगे, हीलियम बन रहा है तो कितना कर लोगे 4, तो 4 कर लोगे तो कितना आएगा 7, 7 से कम, 7 से कम सी वाला। ऐसे दूर दूर ऑप्शन रहता है, समझ आ रही ना, तो ये कर ले जाओगे। जल्दी से फोटो लीजिए, एक क्वेश्चन और, इसमें देखिए मास कैलकुलेट, मास डिफेक्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, अगला जो क्वेश्चन होगा वो किस पे होगा, मास डिफेक्ट कैल, और यहां पे एनर्जी मत लिखिए, क्या लिखिए, क्यू लिखिए, क्यू बाई है, समझ आ रही ना बात, आपको क्यू और बाइंडिंग एनर्जी में फर्क पता ही है ना, ये एनर्जी कौन सी है, क्यू वैल्यू, रिएक्शन के दौरान है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला बताइए फटाफट, देखिए कैलकुलेट करिए। क्यू वैल्यू पूछा है ना, क्यू वैल्यू क्या होती है, यहां पे क्या होता है, मास ऑफ क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर ना। अब मास ऑफ रिएक्टेंट देखिए, रिएक्टेंट में कौन कौन है, एल्यूमिनियम और कौन है, हीलियम। एल्यूमिनियम और हीलियम कहां कहां है, एल्यूमिनियम का मास, और ये वाला कौन सा है, हीलियम वाला कौन सा है, ये किसका है, एल्यूमिनियम का, और ये किसका है, सिलिकॉन का, यही वाला हीलियम का है, इसमें कुछ मिसमैच है, हीलियम का लिख लीजिए, हीलियम का इतना है, ठीक है, तो मुझे किसका किसका चाहिए, एल्यूमिनियम और हीलियम का मास, तो एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 26.9815 प्लस हीलियम का कितना है 4.0026, ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन कौन है, सिलिकॉन है और कौन है, हाइड्रोजन। सिलिकॉन का कितना दिया हुआ है, सिलिकॉन वाला मास कहां पे है, यहां पे है 29.9738 प्लस हाइड्रोजन का ये है 1.0078 इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अच्छा ये सब के सब यूनिट किस में है, एएमयू में, तो एएमयू तो कॉमन बाहर आएगा ना, तो एएमयू इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अच्छा ये वाली वैल्यू आपको पता है कितने के बराबर अप्रॉक्स होती है, 1000, बस यही कैलकुलेट करना आपका टास्क है, जल्दी बताइए कितना है, 2000, बहुत ज्यादा आ रहा है, ये 26 है, ये 4 है, उसमें से 26 4 कितना होगा 30, उसमें से माइनस करना है लगभग 0.00, पक्का, ठीक है 25, और ये एएमयू इंटू क्या है सी स्क्वायर, एएमयू इंटू सी स्क्वायर को आप कितना लिख सकते हो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी जगह पे आप कितना लिख लोगे, कितना अप्रॉक्स ले लोगे, इसकी जगह पे कितना ले लोगे 1000, तो 1000 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 2.5, तो 2.5 से जो कम वाला ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा, कर ले जाओगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बस, वो जल्दी से इसको कर लीजिए।
आ जाएगा ना आंसर, कर ले जाओगे। लास्ट क्वेश्चन मास के ऊपर एक और देख लीजिए। ये वाला देखिएगा। ओए इधर देखो, एटॉमिक मास ऑफ ये नाइट्रोजन इज इतना, मास दिया हुआ है नाइट्रोजन का इतना एमयू, एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज इतना एमयू। ऑक्सीजन का दिया हुआ है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट टाइटली बाउंडेड प्रोटॉन इज। अच्छा इसमें देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब हाँ डिफरेंट टाइप का है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये न्यूट्रॉन है और ये कौन है, ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन से अगर एक निकाल दो, क्या चीज, एक क्या निकालना है प्रोटॉन निकालना है। क्या निकालना है, प्रोटॉन निकालना है। तो मुझे एनर्जी का आंसर तभी मिल सकता है जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में मैं बदल दूं, समझ आए। तो ऑक्सीजन लिखा हुआ है 8 और ये क्या है 16, 8 और 16 है। अगर इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दूं, एक प्रोटॉन निकाल दूं, तो यहां पे एक कम हो जाएगा और यहां पे एक कम हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा 7 और ये कितना हो जाएगा 15, यही हो जाएगा ना। और यहां पे क्या निकल जाएगा, एक प्रोटॉन ना। अब ये क्या हो गया रिएक्टेंट और ये क्या हो गया प्रोडक्ट, बन गया ना। अब इनका मास दिया हुआ है, मास ऑफ ऑक्सीजन पढ़िए, वो नाइट्रोजन पढ़िए इतना है एमयू, और मास ऑफ ऑक्सीजन पढ़िए इतना एमयू है, और इसका क्या कहते हैं इसका प्रोटॉन का दिया हुआ है इतना एमयू। निकाल सकते हैं एनर्जी, निकाल लोगे, करो इसको। आप घर पे चेक करिएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये तो गलत है। जब आप घर पे चेक करेंगे तो ये वाला है। समझ आ रही ना वो, ट्राई करके देख लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन करा दिए, इस पे 2 क्वेश्चन करा दिए, तो अब इसको तो कर लेना चाहिए, ठीक है। अब कल इसी का 1 मिनट सुनना, क्यू वैल्यू का वो वाला पार्ट करेंगे जो बाइंडिंग एनर्जी पे बेस्ड होता है। फिर उसके बाद फिजन फ्यूजन क्वेश्चन, वो चैप्टर कंप्लीट। ठीक, ठीक है, थैंक यू। बाइंडिंग एनर्जी वाला पढ़ा लेना चाहिए था मुझे आज ही।